नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। गुजरात में दूसरे चरण के लिए तो अब सियासी समर छिड़ ही चुका है, क्योंकि 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। पर बड़ा सवाल यह है कि पहला चरण क्या कह रहा है। असल में जो आंकड़े हैं वो झूठ बोलते नहीं हैं, और उन्हीं आंकड़ों के प्रिज्म में हम ये देखेंगे कि ये जो पहला चरण गुजरा है उसमें भाजपा कहाँ खड़ी है। कांग्रेस जो इस पूरे चुनाव में नजर ही नहीं आई, उसने कहाँ अपनी नजर गड़ाए रखी। और ये जो आम आदमी पार्टी आई जिसने बड़ा दावा वगैरह किया, वो अपने दावों में कहाँ खड़ी नजर आती है और वो किसका खेल बिगाड़ते दिखाई देती है। तो इन सबको समझने के लिए सबसे पहले तो उस आंकड़े को देखना होगा जो पहले चरण का है। तो अब तो तकरीबन साफ हो गया है कि 63% के आसपास वोटिंग हुई है। अब अगर जो आज पहले चरण की वोटिंग है उसको अगर हम पीछे की वोटिंग से तुलना करते हैं तो एक तस्वीर तो उभरती ही है, लेकिन उस तस्वीर से कोई अनुमान लगाना तो आप ये समझिए बड़ा घातक है, चूंकि आंकड़े दो धारी तलवार होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको पीछे के आंकड़ों और सीटों को बता देता हूं। ये जो पहला चरण है इसमें अगर आप देखें 2012 में, तो 2012 में यहां वोटिंग हुई थी 71% पहले चरण में, और भाजपा को सीटें मिली थी 61। और अगर आप 2017 में देखें तो यहां 67% वोटिंग हुई और भाजपा को सीटें मिली 48 और कांग्रेस को मिली 38। अब 2022 में आप देखिए तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो आ गया है 63 पर। तो 12 से और 22 के बीच वोटिंग परसेंटेज गिरता रहा, और वोटिंग परसेंटेज का जो डिक्लाइन है वो ये दिखा रहा है कि भाजपा की सीटें पहले चरण में कम हुई है। लेकिन सांसें थाम कर रखिए, चूंकि आंकड़े जो है उन पर आप कोई अनुमान लगा लें उससे पहले ठहरिए। हम आपको सूरत लेकर चलते हैं, और वो इसलिए चूंकि ये जो नई नवेली पार्टी आई गुजरात में, इसने बड़ा शोर मचाया और एक बड़ा आप ये कहिए कि हाई पीक कैंपेन किया। और उस कैंपेन में जो एक पृष्ठभूमि रही वो इस बात की रही कि साहब यहाँ पर तो इन्होंने नगर निगम के चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की थी। लेकिन यही होता है कि नगर निगम का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों अलग अलग है। एक और दूसरा, नगर निगम का जब चुनाव हुआ था तो उसकी एक अलग पृष्ठभूमि थी, और विधानसभा का जब चुनाव हुआ है तो उसमें एक अलग तरह के मुद्दे हैं। ये तमाम बातें हैं, लेकिन अगर आप उन सब के बीच ये देखें कि जहां सूरत में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा दम लगाया और ये चर्चा भी खूब रही, आखिर क्या हुआ कि वो वहां पर वोटर टर्नआउट नहीं बढ़ा पाई। क्योंकि कायदे से जिस तरीके से वहां जोर आजमाइश चल रही थी तो वहां तो मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए था 2017 की तुलना में, लेकिन वहां भी मत प्रतिशत कम रहा। और यहां से आप सीधे आ जाइए सौराष्ट्र की तरफ। सौराष्ट्र में अमरेली, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ, यहां भाजपा को बड़ा भारी झटका लगा था 2017 में, और कांग्रेस ने एक तरीके से कहिए कि भाजपा की को उठाकर पटक दिया था, क्योंकि यहां तकरीबन सारी सीटें क्लीन स्वीप एक तरीके से था। वहां भी 7 से 8% वोट कम हो गया। इसका क्या मतलब निकाला जाए? एक बात हुई। अब मैं थोड़ा आपको आगे लेकर चलता हूं और इत्मीनान से सुनिए। 89 सीटें जो इस पहले चरण में आती हैं, वहां 2017 में अगर आप देखिए तो भाजपा ने 48 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 38 सीटें जीती थी। अब 48 में यह माना जा रहा है कि तकरीबन 12 ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा के लिए समस्या है, मतलब वो कांटे की टक्कर में आती है। और जो 38 जीती कांग्रेस ने, उसमें से 14 ऐसी है जहां कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अब ये दोनों मिलाकर क्या हो गया? ये दोनों मिलाकर हो गया 26 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है, सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात। सूरत पे हम बाद में आएंगे। तो अब इन 26 सीटों पर आप एक बार रुकिए
और अब यहां आम आदमी पार्टी को लाकर हम खड़ा करते हैं। उत्तराखंड का चुनाव हो, गोवा का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, एक पैटर्न बड़ा स्पष्ट रहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट खाती है। कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में मजबूत बताई जाती है, इसीलिए सौराष्ट्र को लेकर खासा महत्व है। तो अब अगर इन 26 सीटों पर कांटे का मुकाबला है और कांटे के मुकाबले में आम आदमी पार्टी सेंधमारी कर रही है, तो उस सेंधमारी का हासिल जो है वो किसके पक्ष में जाएगा? कांग्रेस का वोट खाएगी तो स्वाभाविक तौर पर ये जो 26 सीटें हैं जहां हार जीत का अंतर 2000-4000 वोटों से रहा है, वो स्वाभाविक तौर पर भाजपा के लिए मुफीद नजर आती है। और इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए हुआ क्या है कि यहां सौराष्ट्र के इलाके में कपास की खूब खेती होती है। कपास का जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो संभवतः 6,500 के आसपास है, लेकिन यहां किसानों को 10,000 के आसपास मार्केट वैल्यू मिल रहा है। मूंगफली की भी खूब खेती होती है इस इलाके में, वह भी जो उसका भी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे तकरीबन 2,000-3,000 ज्यादा मिल रहा है। तो ये माना जा रहा है कि दरअसल किसान इस बात को लेकर बहुत खुश है। और मैंने अपने इसी मतांतर के मंच पर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का जिक्र किया था, जिसमें यह बताया था हमने कि दरअसल किस तरह से वहां पर सरकारी मंडियों में किसानों को जो अपनी उपज का ठीक मूल्य मिल रहा है उससे वो बड़े खुश हैं। और यही वजह है कि कई ऐसी चीजें हैं जो भाजपा के पक्ष में मानी जाती, जैसे बिजली का मसला है, लेकिन उसके बाद भी वो चूंकि उनको अपनी फसल का दाम मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, कई मुश्किलें हैं लेकिन कम से कम जो हमने बोया उसकी कीमत तो हमको मिल रही है, इसलिए भाजपा ठीक है। तो इससे एक चीज ये भी समझ में आता है कि दरअसल किसानों के अंदर किस तरह का सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है सत्ताधारी दल के प्रति। तो ऐसी स्थिति में इन 26 सीटों का क्या गुणा भाग होगा, यह मुझे लगता है कि सहज ही समझा जा सकता है। दूसरी चीज आप देखिए, यहां एक बात और हुई है जो मैं बताना चाहूंगा आपको। ये जो एक माना जा रहा था कि टिकट काटने से भाजपा को नुकसान हो रहा है और ये दरअसल भाजपा के पक्ष में जा रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं कि टिकट जो कटा है तकरीबन अगर हम टोटल देखें तो 38 कटा है, पर इस इलाके में जो कटौती हुई, उस कटौती ने जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है भाजपा के खिलाफ उसे कम किया है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये सब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं चीजें। देखिए यहां पर कई सीटें जैसे द्वारका, जूनागढ़, अमरेली, जामनगर, भावनगर और राजकोट, ये ऐसे इलाके, वैसे तो राजकोट तो माना ही जाता है, भावनगर ये सब जो है गढ़ माना जाता है भाजपा का, लेकिन यहां कांग्रेस के जो विधायक कई जगहों पर, उनको लेकर भी एक आप ये समझिए एंटी इनकम्बेंसी है। मतलब भाजपा को लेकर जो हो है, उसने टिकट उकट काट कर उसको खत्म किया, लेकिन कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ भी जो है माहौल है और वो इस बात को लेकर है कि साहब देखिए, आप ये जो भाजपा के विधायक हैं आप जाके देखिए उन्होंने अपने इलाके में क्या क्या काम किया है और ये तो हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो उनको भी लेकर नाराजगी है। तो इसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा उन सीटों पर दिखेगा जहां बताया जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। अब एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बगावत हुई, तो साहब क्या बगावत का भी कोई असर पड़ा? तो यह माना जा रहा है कि बगावत का तो कोई असर नहीं दिख रहा है। अब सवाल फिर यही खड़ा हो जाता है कि साहब ये वोटिंग परसेंटेज फिर कैसे गिर गया? एक बात। दूसरी बात, वोटिंग परसेंटेज गिरने का पैटर्न जो है, तो ये दोनों बातों को समझने के लिए 2-3 चीजों पर गौर करना होगा। पहला, जैसे कि हमने आपको अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ यहाँ का उदाहरण दिया, ये पाटीदार डोमिनेटेड इलाका है, यहां 7-8% वोट कम हुआ है 2017 की तुलना में। तो दरअसल 2017 का जब चुनाव था तो हाई टेम्पो था वहां पर पाटीदार आंदोलन का,
तब वहां जो वोटिंग हो रही थी वो इस बात को लेकर हो रही थी कि भाजपा को सबक सिखाना है। लेकिन इस बार तो ऐसा कोई माहौल है नहीं, और दरअसल वो सबक सिखाने के माहौल में ही यहां पर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया था तकरीबन। तो अब जब माहौल नहीं है, पाटीदार आंदोलन नहीं है, और दूसरी तरफ जिग्नेश मेवाड़ी का आंदोलन नहीं, तब तो दलित आंदोलन भी था, अल्पेश ठाकुर भी थे, अब ये तीनों फैक्टर 2022 में नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर वो जो सरकार के खिलाफ नाराजगी वाला वोट था वो ऐसा लगता है कि वो घर में बैठ गया, क्योंकि अब ऐसा कोई माहौल था भी नहीं। और एक चीज जो यहां पर दिखाई देती है, जो तमाम विश्लेषक भी बता रहे हैं, कि असल में कांग्रेस का जिस तरह का सुस्त प्रचार अभियान रहा, उस सुस्त प्रचार अभियान ने उनके जो वर्कर है, उनके जो कार्यकर्ता है उसमें भी, और उनका जो समर्थक वर्ग है उसमें एक भाव जगा कि क्या ही जाए वोट करने। जब भाजपा ही आ रही तो आराम से घर में ही बैठो, और वैसे भी रैलियों के जरिए और रोड शो के जरिए मोमेंटम तो बनता ही है, और जो आपका समर्थक वर्ग है उसमें एक उत्साह जगता है कि नहीं साहब चलिए बाहर निकलिए और अपनी ये पार्टी आ सकती है, इसको वोट देते हैं हम लोग। तो वैसा कोई मोमेंटम जो है वो कांग्रेस बना नहीं पाई, तो इस वजह से भी माना जा रहा है कि उसका जो अपना एक समर्थक वर्ग है वो निकला नहीं। हाँ, आम आदमी पार्टी ने खूब टेम्पो बनाया, लेकिन उस टेम्पो का जैसे जैसे चुनाव करीब आता गया वो असर जो है वो नदारद दिखने लगा। अब अगर हम सूरत की बात करें तो आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि बमुश्किल सूरत से एक सीट, संभवतः एक आध सीट निकल पाए आम आदमी पार्टी की। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये तो शहरी इलाका है, और शहरी इलाकों में भी जो है आम आदमी पार्टी वोट में डेंट मार रही है, लेकिन फिर वही सवाल आके खड़ा होता है कि कितना मार रही है। और अगर वहां वो डेंट लगा रही है तो सबसे पहले तो वो कांग्रेस का ही वोट खाएगी, तो कांग्रेस का वोट खाने में वो कैसे भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। अब जब मैं नुकसान की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब सिर्फ हार और जीत से है, वोट परसेंटेज इधर उधर जा रहा है उससे अपना लेना देना नहीं है। इसलिए यह माना जा रहा है कि सूरत में जैसी परिस्थिति होनी चाहिए थी आम आदमी पार्टी की वजह से टर्नआउट के संदर्भ में वैसी दिखी नहीं, इसलिए यह माना जा रहा है कि सूरत में भी आम आदमी पार्टी कुछ खास कर पाएगी, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में ये जो तमाम फैक्टर अब नजर आ रहे हैं उससे एक बात साफ दिखाई दे रही है कि इस बार 2022 में भाजपा के लिए एक तरीके से आप कहिए कि आम आदमी पार्टी का त्रिकोण बनाना ऐसा लगता है कि कहीं वरदान तो साबित नहीं हो गया। एक बात, दूसरी बात, ये जो 63% वोटिंग है और गांव में जिस तरह की हमने आपको चीजें बताई किसानों को लेकर, ये तमाम बातें मिलकर कहीं इन 89 सीटों में भाजपा के लिए वो परिस्थिति तो नहीं क्रिएट कर रही है जिसमें अपने एक दर्शक ने कहा कि 70 सीटों तक यहां पा सकती है भाजपा। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी जब नतीजे आएंगे कि भाजपा कहां खड़ी है, कांग्रेस ने कितना पाया और आम आदमी पार्टी ने जो दम लगाया उसको हासिल क्या रहा। पर एक बात तो साफ नजर आ रही है कि पहले चरण में ये तमाम कारक बताते हैं कि भाजपा बड़ी मजबूत स्थिति में है।